हेलो गाइस। द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डेप्थ वर्ल्ड में। तो आज जिस फिल्म को मैं आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ, ये फिल्म आई थी सन 2016 में और इस फिल्म का नाम था डियर जिंदगी। और बेसिकली ये फिल्म जो प्रोड्यूस की थी वो शाहरुख खान और उनकी पत्नी द्वारा की गई थी। और इस फिल्म को बनाया था गौरी शिंदे ने और इस फिल्म का म्यूजिक दिया था अमित त्रिवेदी ने। और इस फिल्म में शाहरुख खान का जो किरदार था वो काफी अलग था, काफी डिफरेंट था उनकी सभी फिल्मों से। बहुत ही अलग ये किरदार उन्होंने निभाया था, क्योंकि उन्होंने किरदार निभाया था एक काउंसलर का, यानी कि एक थेरेपिस्ट का, जो आपकी मानसिक दशा को स्टडी करता है और फिर आपके अनचाहे सवालों के जवाब वो हल करता है, आपका दोस्त बनकर, गाइड बन के। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप उसके सामने अपना दिल खोल कर रखते हो, उसके बावजूद भी वो आपको जज नहीं करता। एक अच्छा काउंसलर वही होता है जो आपको जज नहीं करता, और वही किरदार शाहरुख खान ने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से निभाया था। मैंने ये फिल्म सच कहूं तो अपनी माँ के साथ बैठकर देखी थी काफी वक्त बाद टीवी पर। और मेरी मदर को चीजें नहीं उस टाइम पर समझ में आ रही थी, हालांकि मुझे ये फिल्म काफी अच्छे से समझ में आ रही थी। और आज अगर मैं इस फिल्म को देखती हूँ तो आज तो मुझे बहुत ही अच्छे से फिल्म को समझने में मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे लिए बड़ी बात होगी। क्योंकि सच कहूँ, एक ऑनेस्ट कन्फेशन करूँ आप लोगों से, क्योंकि इस फिल्म में जिस तरीके का मेंटल स्टेट आलिया भट्ट का दिखाया गया है, कहीं ना कहीं आज की तारीख में मेरा मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल ऐसा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आलिया भट्ट की जिंदगी में शाहरुख खान जैसे काउंसलर थे, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई काउंसलर नहीं है। अगर मेरी जिंदगी में कोई काउंसलर है भी तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी जिसको मैं फॉलो करती हूँ, और दूसरा मैं खुद हूँ अपनी एक तरीके से काउंसलर। क्योंकि मुझे पता है मैं खुद से जो बातें कह सकती हूँ वो मैं किसी से भी नहीं कह सकती। और सच कहूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं काउंसलर के पास जा नहीं सकती, या मैं कोई ऐसी कोई मेरे को कोई रोक होगी अगर मैं कभी ऐसी अपने परिवार को इच्छा जताऊंगी कि मुझे भी एक काउंसलर चाहिए तो वो मना करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि एक रीजन ये भी होता है कि मुझे पता है कि काउंसलर मुझसे क्या कहेगा। वो ठीक है, वो मेरी हर बात को या तो अप्रिशिएट करेगा, या तो उसको सही कहेगा, या तो उसको जज नहीं करेगा। और मैंने सोचा कि फिर क्यों ना मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढूं। और आज की तारीख में अगर मैं आपको एक और रियलिटी बताऊं ना, तो आप लोग ही हो जो जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप सब लोग एक तरीके से मेरे लिए काउंसलिंग का ही काम करते हो। आप कुछ मुझसे ऐसा तो कुछ नहीं बोलते हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, तो ये भी मेरे लिए काफी बड़ी हीलिंग बात होती है, मुझे काफी अच्छा लगता है। और दूसरी ये बात है कि आप लोग मुझे सुनते हो बिना मुझे जज किए हुए, बिना मुझे जाने हुए। क्योंकि अगर मैं किसी काउंसलर के पास जाऊंगी तो वो मेरी सिचुएशन को देखेगा, मुझे देखेगा, मुझसे सवाल पूछेगा, तो शायद मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी, टू बी वेरी ऑनेस्टली। लेकिन आप लोग मुझसे कभी भी कोई सवाल नहीं पूछोगे, ना ही मुझे पर्सनल फ्रंट पर जानना चाहोगे। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ पर आकर मैं अपने दिल की बात, वो सारी बातें भी आप लोगों से कर जाती हूँ जो शायद मैं अपनों से भी नहीं कर पाती। मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मुझे संभालने वाले, समझने वाले लोगों की कमी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको संभालने वाले, समझने वाले जो लोग होते हैं ना, वो कभी आपको उस पॉइंट से नहीं समझ पाएंगे जैसा कि आप चाह रहे हो। इवन जो काउंसलर होते हैं वो आपको समझ लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी देखो है तो प्रोफेशनली। जैसे कि इस फिल्म में भी दिखाया कि वो शाहरुख खान के साथ जो काउंसलर होता है इतनी अटैच्ड हो जाती है, कहीं ना कहीं
उसको उस इंसान से प्यार होने लगता है। और जो शाहरुख खान होता है उसको भी आलिया से एक अटैचमेंट होने लगती है, वो भी उसकी तरफ झुकने लगता है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो ये समझ जाता है कि ये मेरा काम है, अब हजारों लोग मेरे पास आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप हर एक के साथ तो इन्वॉल्व हो नहीं सकते। और चलिए अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो भी गए हो तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे भी आपका और उस इंसान का रिलेशनशिप वैसा ही रहेगा जैसा कि अब है। क्योंकि आप एक इंसान के साथ घंटे 2 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का एक सेशन लेते हो और वो सारी बातें आप उसके साथ करते हो, वो आपके मन का समाधान करता है, फिर उसके बाद आप अपने घर चले जाते हो, वो अपने घर चला जाता है। तो एक वो सिचुएशन उसी वक्त खत्म हो गई। अगर वही इंसान काउंसलर और जो काउंसलर है और पेशेंट है अगर एक ही छत के नीचे रहने लगे साथ में, तो फिर उनका रिलेशनशिप भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे कि पेशेंट का अपनी फैमिली के साथ है। तो वो एक डेकोरम जो है वो होना बहुत जरूरी होता है। और इस फिल्म में बहुत अच्छे से ये बात दिखाई गई है कि शाहरुख खान को ये पता चलने लगता है कि इस रिश्ते को यहीं पर खत्म करना ही बेहतर होता है। वरना जो एक तरीके की जो इज्जत होती है, जो एक रिस्पेक्ट होती है, जैसे कि आलिया को शाहरुख खान के लिए होने लगी थी, अब क्या वो रिस्पेक्ट रहती जब शाहरुख खान उसकी जिंदगी में एज अ बॉयफ्रेंड एज अ हस्बैंड बन के उसके साथ रहने लगता? उसके साथ भी उसकी वही सिचुएशन हो जाती। तो कम से कम अब वो दोनों लाइफ से एक दूसरे की निकल जाते हैं और एक अच्छी याद लेकर वो एक दूसरे को याद करने लायक तो रहे। वरना क्या होता है, नजदीकियां एक अच्छे खासे रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप को भी खराब कर देती है। और ये बात मैंने न जाने कई बार मैंने ये बात कही है और मैं इस बात से 100% सहमत भी हूँ कि दूरियां रिश्तों को काफी अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करने में मदद करती है। और ये बात बिल्कुल सही मुझे लगी। हालांकि उस टाइम पर शायद फिल्म देखते वक्त मुझे ऐसा लगा हो कि नहीं यार, शाहरुख और आलिया को अगर साथ में होते तो क्या बुरा होता, अगर ये एंडिंग होती तो अच्छी हो सकती थी। लेकिन आज मैं समझ पा रही हूँ कि नहीं, वो जो एक डायरेक्टर का जो एक विजन था वो विजन आज मैं समझ पा रही हूँ कि क्यों आलिया और शाहरुख जो हैं उस फिल्म में एज अ एंड में कपल बनकर निकल कर क्यों नहीं आए। क्योंकि अगर वो कपल बन जाते तो उनके बीच में फिर वो रिस्पेक्ट तो बिल्कुल ही चली जाती, वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल चली जाती। क्योंकि जब इंसान दूर होता है तभी वो खास होता है, जब वो पास होता है तब वो खास नहीं होता है। ये बात तो मैं अब लिख कर आप लोगों को दे सकती हूँ क्योंकि मैंने इतने एक्सपीरियंसेस झेले हैं ना। तो खैर, यहाँ पर जो आलिया की जो स्थिति है, आज मैं आलिया की स्थिति को और भी बेहतर तरीके से समझ रही हूँ। क्योंकि उस लड़की के अंदर सिर्फ एक ब्रेकअप को लेकर दुख नहीं होता है, वो दुख उसके बचपन से रिलेटेड होता है, उसके माँ बाप की जो मैरिज की सिचुएशन रही है और उसको समझने, जो उसको नहीं समझ के भी नहीं समझा गया है, वो सारी दबी हुई बातें उसके अंदर से निकलती हैं और वो निकालती है उस काउंसलर के आगे। तो ये एक चीज होती है। कभी कभी कुछ अनजाने लोग आपकी जिंदगी में आकर आपको वो एक तरीके से वो दे जाते हैं, वो एक ऐसी गुरु मंत्र दे जाते हैं जो आपके साथ रहने वाले भी आपको नहीं दे पाते हैं। और मैं इसमें एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगी। मैंने अभी बात करी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। देखिए, मैं आपको बता दूं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब मेरे लिए ये नहीं है कि घंटा घंटा बैठकर ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। मैं ये सब नहीं करती हूँ। योगा मैं कर लेती हूँ लेकिन मैं मेडिटेशन वगैरह नहीं करती, या मैं 2-2 घंटे भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर माला जाप नहीं करती। हाँ, एक वक्त पर मैंने ये सब किया है लेकिन वो ध्यान मेरा उड़ जाता था। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है समझ। आपके साथ अगर ये चीज सही हुई तो क्यों सही हुई,
गलत हुई तो क्यों गलत हुई। हाँ, कभी कभी बुद्धि थोड़ा चढ़ जाती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक स्पिरिचुअलिटी का जो एक हाथ आपके हाथ में होता है ना कहीं आपको ज्यादा गिरने से बचा लेता है। मतलब आपको गिरते तो हो पर उतनी चोट नहीं लगती है, आपके इमोशनल एक्सीडेंट कम होते हैं, और अगर होते हैं तो इतने दर्दनाक वाले, खतरनाक वाले नहीं होते जैसे कि पहले एक जमाने में हुआ करते थे। क्योंकि पहले सिर्फ हम लोगों को पाठ पूजा करो, मंत्र जाप करो, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बस एक नियम ले रखा है वो करना है, लेकिन उसके पीछे की क्या रियलिटी है, क्या मीनिंग है, वो हम लोगों को नहीं पता होता था। जो बड़े कहते थे वो हम कर लेते थे, और शायद यही चीज हमारे जो बड़े होते हैं वो यही हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमने किया है वो हमारे बच्चे भी करेंगे। चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, या मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, हमारे बच्चे वही करेंगे जो हमने किया। जो हमने किया हमने भी तो अपने माँ बाप से सीखा। शादी का मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ पोल्स अपार्ट होते हैं, नहीं मिलती है बातें तो ठीक है ना, फिर भी इतने साल से रह रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन आप लोगों ने अपने माँ बाप को जो करते हुए देखा, आपको ठीक लगा, वो आपने अपनाया, लेकिन हमने जो देखा आप लोगों को करते हुए, तो ये क्यों जबरदस्ती की जाती है कि हम लोग भी यही करें। ठीक है, माँ बाप के एक्सपीरियंसेस को हम झुकला नहीं सकते हैं, ठुकरा नहीं सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर बार हमें उनके एक्सपीरियंसेस को अपनाना ही अपनाना है। हमारे खुद के भी तो एक्सपीरियंस हो सकते हैं, हमारी खुद की भी तो कुछ समझ हो सकती है, लेकिन हमारी समझ, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी क्रेडिबिलिटी पर हमारे माँ बाप को घंटा भरोसा होता है। उनको लगता है तुम अभी कह रहे हो चमक दमक है, तुम्हें क्या पता। ठीक है, हमें क्या पता, लेकिन पता करने के लिए हमें आगे बढ़ने तो दो। इंसान जो बच्चा होता है, अपना जो एक बड़ा, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो फिर क्यों बच्चे की उंगली छोड़ते हैं। उनको पता है कि मैं बच्चे की उंगली छोड़ूंगा, बच्चा 2 कदम चलेगा, गिरेगा, अपने आप से उठेगा, फिर चलेगा। लेकिन माँ बाप, एक ऐसा टाइम आ जाता है कि बच्चों को इंतहाई इतना ज्यादा प्रेशर करते हैं, और उनसे जब ये कहा जाता है कि आप क्यों हमें प्रेशर कर रहे हो, तो बोल रहे हैं हम तुम्हें प्रेशर नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारा नुकसान होने से तुम्हें बचा रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आप हमको कहीं ना कहीं अपने ऊपर इतना डिपेंड बना रहे हो कि हम अपने लिए कोई डिसीजन लेने लायक लगे ही ना रहे। यार चिड़ियाएं पता नहीं क्यों इतना बोल रही हैं, सॉरी अगर आपको डिस्टरबेंस हो रही हो तो। क्योंकि अभी इस वक्त मैं जहाँ पर बैठी हूँ, खिड़की के पास बैठी हूँ, और वहां पर चिड़ियाएं जो हैं वो पिकनिक मना रही हैं, तो हो सकता है आपको आवाजें आए, तो प्लीज सॉरी। तो आज चिड़ियाएं कुछ ज्यादा ही खुश हैं, वो भी शायद इस फिल्म की बात सुन के खुशी हैं कि मैं इस फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये फिल्म वाकई बच्चे के अंदर क्या चल रहा है वो आपको समझने पर हेल्प करती है। और कभी कभी बॉलीवुड वाले खुद ऐसी कुछ फिल्में बना देते हैं जिसमें एक वाकई एक अच्छा मैसेज होता है। और आई थिंक इस फिल्म को वही शख्स समझ सकता है जो इस सिचुएशन से गुजरा हो, जिसने खुद अपनी जिंदगी की डोर को अपने हाथ में लेने की ख्वाहिश रखी हो और उसे वो डोर मिली ना हो। वो इंसान तो इस फिल्म को जब देखेगा तो डेफिनेटली उसे देखकर अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं जो शायद थोड़ी सी इसमें ऑफ कोर्स अपने एजेंडे बनाने की कोशिश की गई है कि भाई अगर, मतलब अगर तुम एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड बना रही हो, लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, तो तुम जो है ये तो देखो कि तुम्हें कुर्सी खरीदनी होती है तो तुम उसमें बैठती हो ना। तो क्या हो गया अगर तुम किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हो, तुम उसके साथ नजदीक आई हो और फिर तुम्हें पता चला हो कि वो अच्छा नहीं है, तो तुमने वापस से बैकआउट कर दिया हो, तो क्या बुरा है। देखिए, किसी इंसान को जानना गलत नहीं है, लेकिन उस इंसान को जानने के चक्कर में अपनी इज्जत को दांव पे लगाना वो तो ठीक नहीं है ना। लेकिन बॉलीवुड वाले
ये इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को, ये मल्टीपल पार्टनर रखने के जो हित में हैं, उसको भी तो इनको जस्टिफाई करना पड़ता है। तो ये चीजें हो सकता है मैं इनको ना सपोर्ट करूं। देखिए, आप कोई कुर्सी नहीं हो। लोग कहते हैं कि भाई गाड़ी खरीदने के लिए भी तो हम टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। देखिए, गाड़ी, कुर्सी और इंसान में बहुत फर्क होता है। अगर मुझे ये गाड़ी का, मैं टेस्ट ड्राइव लेकर इस गाड़ी को छोड़ती हूँ कि मुझे ये गाड़ी पसंद नहीं है, तो गाड़ी मुझ पर क्लेम नहीं करेगी। अगर मैं कोई कुर्सी खरीदने से पहले उस पर बैठती हूँ और बैठकर मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ और उसके बाद कहती हूँ मुझे ये कुर्सी नहीं खरीदनी है, तो ये कुर्सी मेरे ऊपर क्लेम नहीं करेगी। लेकिन एक जीवंत इंसान के साथ मैं रिश्ता बनाती हूँ, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से उसका सब कुछ लेती हूँ या लेता हूँ, जो भी आप कह लो, और उसके बाद कहता हूँ या कहती हूँ कि मुझे ये शख्स पसंद नहीं है, तो वो 101% मुझ पर क्लेम करेगा या क्लेम करेगी। तो ये फर्क होता है। लेकिन एक इंसान अपनी तुलना एक गाड़ी, एक कुर्सी से करता है, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। बट एनीवे, ये एक पार्ट है जो थोड़ा सा, जिसको मैं पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं करती हूँ। बाकी फिल्म अच्छी है। और इस फिल्म का जो एक गाना है, ए जिंदगी गले लगा ले, वो सदमा मूवी का था और शायद उसे गुलजार साहब ने लिखा था। और उस गाने को एक अलग रूप देकर जो है डियर जिंदगी में इस गाने का इस्तेमाल किया गया है और एक तरीके से दिखाया गया है कि जितना हम जरूरत से ज्यादा जब चीजों की परवाह करना भी बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक बोझ आता है। खास तौर पे हम परवाह किसकी करते हैं? सोसाइटी की, समाज की। देखिए, मैं यहाँ पर पूरे तरीके से भी इस बात को मैं डिनाई नहीं करती हूँ कि समाज की हमें हर तरीके से बात माननी चाहिए। मैं समाज की हर बात मानने को मैं भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन समाज जो है वो हर बार गलत है, मैं उसमें भी यकीन नहीं करती हूँ। तो एक बैलेंस नजरिया रखने में मैं बिलीव करती हूँ। लेकिन हाँ, ये बात है कि शादी, धर्म, करियर, ये तीनों चीजें हमारी खुद की चॉइस होती हैं। इसमें लोग हमें चाहकर भी फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस की बात है कि इन तीनों चीजों के लिए, स्पेशली शादी के लिए, तो बहुत ज्यादा फोर्स आता है। और जब ये फोर्स आता है तब फिर जो समाज है उस पर तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि समाज ही हमारे घर वालों को, रिश्तेदारों को, खास तौर पे समाज का दूसरा नाम रिश्तेदार ही है, यही आकर हमारे घर वालों को पंप करते हैं। अरे इसकी तो इतनी एज हो गई है, अरे कब करेगा, कब करेगी, अरे फलाने के तो बच्चे भी हो गए, वो तो इसी की एज का था या इसी की एज की थी। लेकिन ऐसे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर टाइम निकल गया तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इस टाइम की जो रेस में ना, क्या मतलब, इंसान की जिंदगी खराब हो गई है। ये जो टाइम लाइन होता है ना, ये एक तरीके से हमारे लिए, माफी चाहती हूँ, एक टाइम बॉम्ब जैसा ही होता है, जो कभी भी, जैसे टाइम बॉम्ब होता है कभी भी फट जाता है ना, वैसे ये टाइम लाइन को टाइम बॉम्ब बनाकर हमारे ऊपर रख दिया जाता है। हमारे, हम जो घर वाले होते हैं वही हमें ये अल्टीमेटम देते ही रहते हैं और इस वजह से हमारा प्रेशर बढ़ता जाता है और वो प्रेशर कन्वर्ट होकर फिर बीमारियों में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर जो आलिया भट्ट की जो भटकी हुई, सटकी हुई जो जिंदगी होती है, एक तरीके से उसकी जो, आप कह सकते हैं, जो उसका जो एक साइकोलॉजिकल, जो वो एक प्रेशर से गुजर रही होती है, गिल्ट से गुजर रही होती है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फैमिली लाइफ हो, उन सबको एक ठहराव शाहरुख खान की नसीहतों से मिल जाता है और फिर उसके बाद उसकी जिंदगी जो है वो बेहतर हो जाती है, वो कॉन्फिडेंट हो जाती है। देखिए, मैं अपनी जिंदगी में, मैंने हमेशा एक ही चीज बहुत पहले ही समझ ली थी कि जितना मैं अपने आप को अच्छे से जानती हूँ ना, उतना कोई भी नहीं जानता। और अगर कोई मुझे जानता है
तो वो मेरे लिए फायदे वाली बात नहीं है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी नुकसान की वाली बात है। क्योंकि जब कोई इंसान आपको जरूरत से ज्यादा जान ले तो वो आपके लिए जानलेवा साबित होता है, क्योंकि फिर वो आपके राज पूरे तरीके से जानता है और आपकी जान पर बनाती है। तो मैं हमेशा यही कहूंगी कि हर इंसान को किसी और से दोस्ती करने से पहले ना खुद से दोस्ती करनी चाहिए, खुद के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है जो अकेला नहीं बैठ सकते, उनको इतना फोबिया होता है, उनको ये लगता है हम अकेले रहेंगे तो कल को कुछ हो गया तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो इस फोबिया के चक्कर में वो दूसरों की लाइफ इतनी हेल बना देते हैं, इतनी झंड बना देते हैं कि मतलब कि लोगों को फिर एक तरीके से एक एक्सक्यूज चाहिए होता है कि यार मैं इस इंसान के पास बैठा हूं तो ना तुम ना 2 मिनट बाद मुझे कॉल कर लेना, मैं निकल जाऊंगा वहां से। इतनी ज्यादा मतलब उनकी जो ऑरा होता है वो इतना हैवी हो जाता है कि लोग उनके पास 2 सेकंड भी टिकना नहीं चाहते हैं। और वो शख्स जिसका ऑरा इतना खराब हो चुका है उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं लोगों को अपने पास बिठाए रखना चाहता हूँ। मैं डरता हूँ क्योंकि मुझे अकेलेपन से डर लगता है, लेकिन वो तो मेरे पास बैठना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको मेरी बातें सुन सुन के डर लगता है। हम भाई भाई मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रैक्टिकलिटी को नहीं कोई सुनना चाहता। हमें पता है कि हमें एक दिन मरना है, ठीक है, हम सबको पता है। लेकिन अगर आप किसी के पास बैठे हो तो आप उससे ये मरने की बातें नहीं सुनना चाहोगे ना। अरे वो फलाना मर गया, अरे उसको ये प्रॉब्लम हो गई, वो मर गया, ये दुनिया तो ऐसी है, एक दिन सबने चले जाना है, तुमने मुझे याद करना है। एक दिन हमारी भी ऐसी तस्वीरें होंगी लेकिन हम इस दुनिया में नहीं होंगे। अब आप सोचिए, आप ऐसी बातें किसी के मुंह से सुनेंगे तो आपकी साइकोलॉजी पर कितना खराब असर पड़ेगा। और आजकल तो जो सबकी साइकोलॉजी है वो कांच के गिलास से भी ज्यादा कमजोर है। कांच का गिलास साइकोलॉजी से ज्यादा मजबूत है, मैं तो ये कहती हूँ। तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये एक अच्छी पिक्चर है। और देखिए हमारे पेरेंट्स साइड के जो लोग हैं, जो हमारे पेरेंट्स की एज के हैं, वो तो इस मूवी को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पेरेंट्स को ही आइडियल बनाया है। कैसे मैरिड लाइफ रखनी चाहिए, कैसे जिंदगी में अपने आप को जो है एडजस्ट कराना चाहिए, सब कुछ वो वही कर रहे हैं जो उनके मम्मी पापा करते थे। लेकिन अब हमारी जो जनरेशन है या हमसे आगे वाली जो जनरेशन है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जीना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देगी कि जिसका जैसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो लाइफ में वैसी ही जिंदगी जीता है। अगर आपका नजरिया नेगेटिव है तो फिर आप नेगेटिव ही जियोगे, नो मैटर आपकी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन आप अच्छी चीजें ही आपको नहीं दिखेंगी क्योंकि आपको नेगेटिव ही देखना है। और जिस इंसान का जो नजरिया है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढकर अपने आप को संतुष्ट कर लेगा। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि हर एक क्रिटिकल सिचुएशन में आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढो। जितना मैं समझ पाई हूँ, मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे आसपास लोग ऐसे रहे हैं जिनको मैंने जो है कहीं ना कहीं जो मैंने समझा है वही समझाने की कोशिश की है। और वो उसमें कामयाब हुए भी हैं, कई बार नहीं भी हुए हैं। वो तो देखिए आपको इंसान कोई समझाता है तो उसके बाद ये कम्प्लीटली आपके ऊपर होता है कि जो उसने आपको समझाया है आपको वो कितना समझ में आया है और आप कितना उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो भाई किसी को एक हद तक ही समझाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बस इतने कंसर्न रहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें ये सुझाव दिया था, फिर उसके बाद जब वो इंसान उनसे मिलता है तो पूछता है अरे मैंने तुम्हें जो बताया था वो तुमने किया नहीं किया, क्यों नहीं किया। वो भी नहीं होना चाहिए। हर चीज नॉर्मेलिटी में, अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी को कुछ समझा रहे हो तो आपने समझा दिया, बाकी करना ना करना
वो उसके हाथ में। अपना वक्त भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि शाहरुख ने किया, जब शाहरुख को लगा कि आलिया अब कैपेबल हो गई है, आलिया अब ठीक हो गई है, वो सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल आई है, तो उसने चुपचाप उसकी जिंदगी से जाना बेहतर समझा। क्योंकि अगर जो बचाने वाला ही अगर डूबने वाले के उसमें रहेगा, तो फिर वो भी तैरना भूल जाएगा। तो वही वाली बात होती है ना कि अगर शेर भी जो है दूसरे जानवरों के साथ रहेगा, तो वो फिर वैसा ही हो जाएगा। तो इसीलिए शेर को भी जो है वो शेरों के साथ में रहने को कहा जाता है भाई, उसके जो लेवल के लोग हैं उन्हीं के साथ में रहने को कहा जाता है। तो ये होता है, जो लोग बेचारे जो हॉस्पिटल में केयर टेकर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, उनको बकायदा काउंसलिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है कि भाई सारा दिन हाय हाय मरीजों की सुनना सुनना तो कितना ज्यादा उनकी साइकोलॉजी पर इफेक्ट होगा। डॉक्टर्स, इवन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो इतने लोगों का रारा रो रो री री सुन रहे हैं, तो आप सोचिए कि उन पर इफेक्ट नहीं होता होगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो कैसे अपने आप को इन सब चीजों से अलग रखते हैं। प्रोफेशन के टाइम पर वो अपने प्रोफेशन की तरफ होते हैं, और जब उस प्रोफेशन से अलग होते हैं तब वो अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ होते हैं। क्या उनकी जिंदगी में कोई दुख नहीं आता होगा, या वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते होंगे? तो ये बैलेंस जिंदगी में जिसे करना आ जाए, तो मुझे लगता है कि फिर उसे किसी काउंसलर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी अपनी बात भी कही। अब आप कहेंगे कि डेप्थ क्वीन, आपको क्या इशू है, आपके साथ कोई क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं अपनी प्रॉब्लम्स बता करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर अगेन आप लोग मुझे जज करेंगे। हालांकि मैंने ये बात बताई जरूर है आपको कि मेरे लिए जो मेरी सिचुएशन है उसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि यूट्यूब पे आने का एक मकसद ये भी था, मैं जब आप लोगों से बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ तो मैं बात कर ही रही होती हूँ, साथ ही साथ में मैं खुद से भी बात कर रही होती हूँ। तो मेरे ये दो काम चल रहे होते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, और उससे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे जानते नहीं हैं, आप लोग मुझे जज नहीं कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि मैं एग्जैक्टली कहाँ से हूँ, किधर से हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो यही मेरी स्ट्रेंथ है, और मैं स्ट्रेंथ को खत्म नहीं करना चाहती। इसलिए मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको अपने पास ही रखती हूँ। जैसे कि कोई कपड़ा फट जाता है तो उसको हम सीलते हैं और स्टिच करते हैं, और भी कई जगहों से अगर फटने लगता है तो वहां पर भी स्टिच कर देते हैं, और कपड़े को ध्यान से पकड़ते हैं कि कहीं ये कमजोर तो नहीं हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि स्टिच करते 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 कपड़ा इतना मुलायम हो जाता है कि जब उसमें हल्की सी भी एक छेद हो तो पूरा फटने को तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही आपकी मेंटल साइकोलॉजी भी ऐसी होती है कि आप अगर उसको सही तरीके से अगर नहीं सिलोगे, तो फिर वही वाली बात है, और कपड़ा पुराना हो जाएगा तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर तो जरा सी सुई डालोगे तो पूरा फट जाएगा। तो ये एहतियात, ये बहुत मतलब जो आपकी साइकोलॉजी है ना, वो उस वैसे ही हल्के कपड़े की तरह होती है जो कभी भी फट सकती है। तो उसको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंसान की जिंदगी में, उसे बेहतर बनाने में और वर्स्ट बनाने में। तो इसीलिए जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है। और दूसरा, मेरे और भी रीजन है। ऑफ कोर्स, मुझे काफी जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करके आप लोगों को अवेयर करना। मैंने बहुत ये चीजें सीखी हैं जिंदगी में कि जो आपके लेवल के जो लोग होते हैं, आपकी जो बराबरी के साथ होते हैं ना, उनके साथ हमेशा शेयर करना चाहिए। अब वो शेयर में इंफॉर्मेशन हो, एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो। तो मुझे ये भी लगता है कि जो मैंने गलतियां करी वो आप लोग ना करें, या जो जिस चीज से मुझे फायदा हो वो चीज आप भी अपनाएं, अगर आप अपना सकते हैं तो। मुझे नहीं पता कि मैं क्या काउंसलिंग कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये यूट्यूब पे आना भी मेरे लिए बहुत सारी वजहें थी, बहुत सारे रीजंस थे मेरे यूट्यूब पे आने के, और उनमें से आज मैंने एक और रीजन आप लोगों के साथ खोला। लेकिन वो भी मैंने इसीलिए खोला
क्योंकि कई लोगों को लगता है कि यार ये बंदी भी यहाँ पर जो है वो पैसे कमाने आई है, जैसे कि पॉडकास्टर्स पर काफी एलिगेशन लगते हैं। देखिए, पैसे कमाना नहीं कमाना वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो आप लोगों के साथ बात करके, अपना नजरिया शेयर करके जो मेरे दिल को जो सुकून मिलता है, जो मेरे दिल को हल्कापन लगता है, वो उसकी एक अलग ही बात होती है। और आप सब लोग एक तरीके से ऐसे लोग हो जो मुझे जानते नहीं हो, और आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे भी आप लोगों के बारे में कुछ नहीं पता, और मुझे लगता है ये बॉन्ड जानने वाले से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसी वजह से मुझे अच्छा लगता है। और कभी कभी कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा जो जानकारी होती है वो बड़ी हानिकारक होती है, तो कुछ ऐसा ही मैंने भी एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। ये भी एक्सपीरियंस किया है कि आप जिससे ज्यादा जानते नहीं हो उसके साथ आपका रिलेशन ज्यादा बेहतर चलता है, और अगर आप जिसे जानते हो उसके साथ तो फिर आपका रिलेशनशिप काफी खतरनाक हो जाता है। जैसे कि अब कई मैरिज जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उसमें लोग कहते हैं कि भाई दो लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं तो उनकी मैरिज ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो रोज एक दूसरे की जिंदगी के पहलुओं को समझ रहे होते हैं। और लव मैरिज में तो आप एक दूसरे को सर से पांव तक जानते ही जानते हो। तो इस वजह से भी कई लोग अरेंज मैरिज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। देखिए, वो बात सही है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी आपके लिए कोई चीज अनजान सही हो हर बार, वो भी नहीं होता है। लिमिटेड जानकारी हो, थोड़ी जानकारी हो, दैट्स इट। जैसे कि आप लोगों को मेरे बारे में है, मुझे तो आप लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ चंद मेरे दोस्त हैं जो इसी प्रोफेशन से हैं, तो उनके बारे में कि हाँ वो पॉडकास्टर है, वो पॉडकास्ट बनाते हैं, दैट्स इट। और मैंने भी कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, ये रिश्ता ज्यादा अच्छा है और ज्यादा मजबूत मुझे लगता है। जानकारी लेकर पर्सनल फ्रेंडशिप करके वो रिलेशनशिप खराब ही होगा। जैसे अभी हाल ही में दो पॉडकास्टर के बीच में काफी बड़ा फट्टा हुआ हुआ है, और मतलब अभी वो चीजें इतनी खुल के सामने नहीं आई हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में आए। तो वो क्यों आई? क्योंकि वो मिलना जुलना, रोज की कन्वर्सेशन, पर्सनल टॉक, क्योंकि इन दो पॉडकास्टर ने अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर करी, और फिर एक पॉडकास्टर ने दूसरे पॉडकास्टर की शेयर की हुई बातें किसी और से कर दी, फिर वो किसी और से पास चली गई। तो ये चीजें वाकई थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होती हैं। हालांकि मैं आपको एक और कन्फेशन बताऊं, एक और सच बताऊं, जब उन पॉडकास्टर ने दूसरी वाली पॉडकास्टर का फोटो अपने साथ अपने कम्युनिटी पोस्ट पर लगाया था, जब उनके हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, तो वो उनसे दूसरी पॉडकास्टर अपने हस्बैंड के साथ, उनके हस्बैंड भी पॉडकास्टर है, वो भी गए थे उनको देखने के लिए। तो उन्होंने अपने मतलब कम्युनिटी पर दूसरी पॉडकास्टर का, जो दूसरे देश में रहती हैं, वो यहाँ पर आई और उनके हस्बैंड की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, फूड पॉइजन हो गया, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो वो उनको देखने गई अपने हस्बैंड के साथ, तो उन्होंने फोटोग्राफ लगाई थी। तो जब मैंने वो फोटोग्राफ कम्युनिटी पे देखी थी ना, मैं उसी दिन समझ गई थी कि बहुत जल्दी इन दोनों महिलाओं के बीच में एक फट्टा तो डलने वाला है। क्योंकि वही वाली बात होती है, जरूरत से ज्यादा जानकारी पड़ जाती है आप पर बहुत ज्यादा भारी। तो यही होता है कि अगर दोनों दूर दूर रहती, एक दूसरे से ना एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में घुसती, तो ना ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती, ये होता। फिर ये कहा जाता है कि भाई दोस्ती एक तरफा थी। मैं मानती हूँ कि एक तरफा दोस्ती काफी टॉक्सिक होती है, जैसे कि एक तरफा मोहब्बत होती है। लेकिन ये जब पर्सनल बातें इधर उधर सर्कुलेट होती हैं, कोई ट्रस्ट कर कर, कोई इमोशनल होकर जब आपसे कोई बात करता है, तो फिर उसको अपने पास रखना लाइफ लॉन्ग, भले ही उस इंसान के साथ आपकी क्यों ना कोई खटास क्यों ना हो गई हो, ये बहुत बड़ी मैच्योरिटी की निशानी होती है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मुझसे भी लोगों ने बहुत कुछ शेयर किया हुआ है, हालांकि आज वो मेरी जिंदगी से जा चुके हैं, मतलब उस दुनिया में हैं, लेकिन अब मुझसे उनका संपर्क टूट चुका है। जो भी उन्होंने कभी
खुले मन से मेरे साथ शेयर किया होगा, लेकिन वो आज तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया और ना ही कभी करूँगी। वो बातें इस दुनिया से मेरे साथ ही जाएँगी, जैसे मैं जाऊँगी वो बातें भी जाएँगी। वही मेरी कोशिश है कि मैं उनको कभी भी किसी के साथ भी शेयर ना करूँ। तो ये होती है एक मैच्योरिटी, ये होती है एक सेंसिबिलिटी। लेकिन क्या होता है, हमें जब एक रिस्पॉन्स सामने से नहीं मिलता है अपने दोस्त के द्वारा, तो फिर क्या होता है, हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि कोई आकर उस दोस्त के बारे में कुछ हल्का-सा बोलता है तो हम फट जाते हैं। हाँ यार, वो तो है ही ऐसा, वो मेरी भी नहीं कदर करता, मेरे को भी रिस्पॉन्स नहीं देता, तो तुम्हें क्या देगा? हमारा एक टाइम पे बहुत अच्छा बॉन्ड था, उसने मेरे साथ इतनी-इतनी बातें शेयर करी हुई हैं, मैंने भी शेयर करी हैं। बस क्योंकि आप भरे बैठे हो, आप इमोशनल हो गए हो, तो जो थर्ड पार्टी है उसका तो बेनिफिट हो गया ना, उसे तो अच्छा खासा मसाला मिल गया। तो फिर ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये बात भी आकर ये कह दूँ, तो जो मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं बहुत तजुर्बेगार हूँ इन मामलों में। इसीलिए मुझसे कोई भी कोई बात शेयर करता है अपनी, बहुत ही मतलब पर्सनल, तो मैं उसको सुन लेती हूँ और फिर उसके बाद पानी पीकर उसको अंदर गटक लेती हूँ। मुझे फिर किसी और के साथ नहीं वो शेयर करना है। बहुत कभी कोई रेयर सिचुएशन, रेयर कोई ऐसी खतरनाक सिचुएशन है तो बात अलग है, बट मैं उसको भी अवॉइड करना ही पसंद करती हूँ। तो ये डियर जिंदगी, आज मैं तुझसे यही वादा करती हूँ कि मैं किसी की भी बात को, पर्सनल बात को किसी थर्ड पार्टी के साथ नहीं शेयर करूंगी। एक्चुअली ये वादा तो मैंने बहुत टाइम पहले ही कर लिया था, क्योंकि जब फिर सिचुएशन खराब होती है ना, तो फिर गिल्ट बहुत होता है, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत इजी है, अपमान, भूख, हार, लेकिन गिल्ट बर्दाश्त करना बहुत डिफिकल्ट है और मुझसे गिल्ट बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए अपने आप को इस सिचुएशन में डालना ही क्यों। तो चलिए, मैं भी आप लोगों से अब अलविदा कहूंगी, और मैं भी कहूंगी कि आप अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी को भी एक अहमियत दें, समझ, अपनी स्पिरिचुअल समझ को मजबूत करें। और अगर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी भी अगर होगी ना, तो आपको फिर काफी सारे सवालों के जवाब तो उसी से ही आपके क्लियर हो जाएंगे। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप काउंसलर के पास ना जाएं, बिल्कुल जाएं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी तकलीफ बहुत ज्यादा है, तो मस्ट गो, आपको जाना चाहिए, आपका हक बनता है। और मैं इस चीज को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती हूँ, काउंसलिंग लोग करवाते हैं, अगर उनकी इच्छा है, उनकी ऐसे डाउट्स हैं जो कहीं से भी उनको जवाब नहीं मिल रहे हैं, जो उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो गो हेड, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं नहीं जाती हूँ और मेरी इच्छा भी नहीं है, बट आगे नेवर से नेवर, क्या हो मुझे नहीं पता। और कभी अगर ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, तो मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं आपसे वो जरूर शेयर करूंगी। जब मैंने इतनी बड़ी बात शेयर कर दी, तो मैं ये क्यों नहीं करूंगी। और बस ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों की डेप्थ क्वीन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, ये मत सोचिएगा कि बहुत तकलीफ है। हाँ, तकलीफ होती है, इंसानी फितरत है। कभी कभी थोड़े से काले बादल आ जाते हैं, तो पॉजिटिविटी दिखनी थोड़ी धुंधली पड़ जाती है, धुंधली नहीं, अंधेरा आ जाता है। लेकिन जब वो नेगेटिविटी के बादल हटते हैं, तब पॉजिटिविटी की धूप आती है। फिर करता है मन कि चलो भाई, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और जो दूसरे लोग किसी प्रॉब्लम में है, इशू में है, तो कोशिश करेंगे उनके मन के समाधान कर सके। अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रार्थना तो हम जरूर करेंगे। और अगर प्रार्थना भी नहीं कर पाए, तो फिर ठीक है, उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे, और फिर कभी वो हमें पुकारेंगे तो हम चले जाएंगे। यही तो बात है, जिंदगी इसी का ही नाम है। तो चलते हैं डियर जिंदगी, आप लोग देखिएगा 2016 की इस बेहतरीन फिल्म को। आलिया भट्ट की कुछ चंद अच्छी फिल्में हैं, उनमें से ये एक है। तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, आलिया को कुछ अच्छी फिल्में मिली हैं जो उसने की हैं, और उसमें अच्छा काम किया है। वो एक फ्रस्ट्रेटेड, मतलब एक तरीके से डिप्रेस, एंग्जाइटी में रहने वाली लड़की, वो किरदार उनका बहुत अच्छा लगा है।
और बाकी तो देखिए हाँ, कुछ चीजें ऊट जलूट होती हैं, वो तो बॉलीवुड वालों को करनी ही होती हैं। अपने एजेंडा वो ना पूरा करे तो फिर वो पैसा लगाने का फिर मतलब ही क्या है। तो खैर चलिए, आज थोड़ा सा मैं आउट ऑफ ट्रैक भी चली गई हूँ, लेकिन मुझे ये शेयर करना था, मुझे आप लोगों को बताना था कि आप लोग मेरी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हो और आपका सपोर्ट कितना मेरे लिए मैटर करता है। मैं यहाँ कुछ सिंपैथी के लिए ये सब मैंने नहीं बताया, मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि इस फ़िल्म की कहानी भी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो अपनी ज़िंदगी से परेशान है। अब उसको एग्ज़ैक्टली क्या परेशानी है, उसको वो परेशानी भी बयाँ करनी नहीं आती, और ऐसा बिल्कुल होता है। तो मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल यहाँ पर झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं-नहीं मैंने तो कभी ऐसा फ़ील नहीं किया या ऐसा तो होता नहीं है। नहीं-नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि ये कोई फैब्रिकेटेड कहानी नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है और अभी भी जूझ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनके भटके हुए मन को, उनकी भटकी हुई जो राहें हैं, उनको मंज़िल मिले, भटके हुए मन को शांति मिले। तो मैं तो यही चाहती हूँ, और किसी ना किसी माध्यम से, जो भी माध्यम उनको सही लगे, वो रास्ता वो इख्तियार करके जो है अपने मन का समाधान पाएं, मैं यही चाहती हूँ। और प्लीज मैं यही कहूंगी कि आप लोग भी, मुझे पता है आप लोग मुझे जज नहीं करेंगे, मुझे इतना पता है कि आप लोग मुझे जज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेरे साथ, तो जिस मेरे इस चैनल से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत सेंसिबल हैं, मैच्योर हैं, और वो जिंदगी में, जिंदगी की डेप्थ को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं मैं जानती हूँ कि वो मेरी बात को समझेंगे। और बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ। तो क्योंकि अब इतना वक्त आप लोगों के साथ मैंने बिताया है, तो अब मुझे लगता है कि मुझ में भी एक कॉन्फिडेंस आया है, और वो कॉन्फिडेंस आप लोगों की वजह से आया है, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आया है। इसीलिए मैं थोड़ा सा खुलकर आप लोगों के साथ आज बात कर पा रही हूँ। ये बातें शायद मैंने अपनों के साथ भी नहीं करी हैं। तो आप सोचिए कि आप लोग आज की तारीख में मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने मैटर करते हैं। तो इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। और अगर किसी बात से आप लोगों को तकलीफ पहुंची हो मेरी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। तो बस अब चलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।